हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे JVM आर्किटेक्चर। JVM आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यू में भाई पूछा जाता है, तो इंटरव्यू का भी ये क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ में JVM आर्किटेक्चर में जब नए वर्जन्स आए तो बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। जावा 8 के बाद या फिर जावा 8 को भी मिला लो तो भाई जावा 8 से बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और डिटेल में ये वीडियो करेंगे जिसमें हम एक एक चीज़, सारे स्टेप्स या सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, जिसमें क्लास लोडर भी आ जाता है, मेमोरी एरियाज कौन कौन सी है एंड जीट वगैरह सब चीज़ कवर करेंगे। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोस आप मिस ना करें इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जावा के प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं, कैसे आप लिखते हो। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जावा प्रोग्राम जब लिखते हैं तो सोर्स कोड लिखते हैं। दिस इज सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड को आप समझो कि सोर्स कोड का मतलब वो कोड है जो एग्जैक्टली आप लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश में कोड लिखते हो उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, तो ये हमारा सोर्स कोड बन जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर आप क्लास वगैरह लिखोगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ क्लास एक लिख दिया ABC एंड इस कोड को फिर आप कंपाइल करते हो, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सिस्टम के अंदर JVM अवेलेबल होता है और JVM को डायरेक्ट ये सोर्स कोड नहीं समझ में आएगा, या फिर आपके पास कोई ऐसा कंपाइलर नहीं है जावा में कि एक बार में ही कोड कंपाइल करके मशीन कोड बना दे। तो इसलिए हमें बाइट कोड बनाना है और बाइट कोड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इस कोड को कंपाइल करते हैं जावा सी के थ्रू। जावा सी कंपाइलर होता है, तो हम जावा सी के थ्रू अपने कोड को कंपाइल करते हैं। अब जावा सी को हम अपने फाइल का नाम देते हैं। सपोज हमारी फाइल का नाम है test.java, तो हम इसको test.java दे देते हैं और हमारी फाइल का नाम भी भाई test.java ही था। बात को समझिएगा। अब ये क्या करता है, जावा कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करके एक यूनिक कोड बनाता है। उस कोड को बोलते हैं हम लोग बाइट कोड। तो यहाँ पे एक यूनिक कोड बन गया। दिस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोड एंड ये कोड है बाइट कोड। इसके अंदर बाइट कोड है। ये कोड हमें नहीं समझ में आएगा, मतलब इसके अंदर ऐसी भाषा लिखोगी जो मुझे नहीं समझ में आएगी एंड आपको भी नहीं समझ में आएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। अलग बात है भाई, कुछ लोग को समझ में आ सकती है, ठीक है। हाँ, उन लोग में से सिर्फ JVM है जिसे ये समझ में आती है। तो ये बाइट कोड नहीं समझ में आएगी और जो फाइल बनेगी दैट इज़ अ क्लास फाइल। हर एक क्लास के लिए ये बाइट कोड बनेगी, क्लास फाइल के अंदर ही बनेगा, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे ABC क्लास लिखा होगा इसके अंदर, तो जो फाइल का नाम होगा abc.class, तो क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड बन गया। अब ये कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। बहुत बार मैं इस चैनल पे बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बाइट कोड क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोड होता है। यही कोड हम हर एक मशीन पे चला सकते हैं। तो लेट्स सपोज अभी हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो मैक पे हमें चलाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस कोड को जावा के इंटरप्रेटर को दे देंगे। जावा के इंटरप्रेटर दैट मीन्स जावा। तो हम इसको देने का तरीका सिंपली आप लिखोगे जावा एंड अपनी क्लास का नाम लिख दोगे ABC। एक्चुअली यहाँ पे क्लास फाइल हम लोड कर रहे हैं, तो ये abc.class होगा एंड इस abc.class को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। टर्मिनल पे लिखेंगे, एंटर कर देंगे ABC। अब भैया आप करंट लोकेशन पे हो, सही जगह पे हो और आपने सही क्लास का नाम लिखा है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इंटरप्रेटर है बेसिकली, तो ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपकी जो मशीन होगी, लेट्स सपोज दिस इज योर मशीन, और इस मशीन के अंदर आपका कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट, ठीक है। सो इस मशीन के अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, बट ये लाइन बाय लाइन होगा, ठीक है। ये मशीन सपोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, तो मैक में ये कोड आपका दिख रहा है, ये काम होता है। तो बिहाइंड द सीन जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इस कोड को या आपके मशीन पे जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कोड डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, या मशीन कोड या मशीन में डायरेक्टली कोड ये नहीं कंपाइल होकर बन जा रहा है जिससे डायरेक्टली कंपाइलर एग्जीक्यूट कर दे। होता क्या है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक और कंपोनेंट या एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, दैट इज़ अ JVM, ठीक है। JVM या बोले तो JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हो एंड JRE क्या करता है, JVM की इंप्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो अब मोटा मोटा JVM बोलो चाहे JRE बोलो, JVM आपके अंदर है या आपके सिस्टम के अंदर है, इस वाले मैक के अंदर है। तो ये क्या करता है, JVM एक्चुअली ये सारा काम कर रहा होता है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। JVM जब क्लास ये फाइल लोड होती है मेमोरी में, तो JVM का रोल होता है। JVM बेसिकली क्लास को लोड करता है एंड क्लास के अंदर जो आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जो आपने मेथड्स लिखे हैं, उनको उनके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उनमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा को लोड करता है। देन जो एग्जीक्यूशन इंजन होता है, वो इंजन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है या आपके क्लास को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद अलग अलग वहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जिट कंपाइलर है, तो जिट कंपाइलर अपना काम करेगा, गार्बेज कलेक्टर अपना काम करेगा, तो वो सारा काम करेगा एंड ये सब चीज़ आपके इस JVM के अंदर होती हैं। अब ये सब इंटरनली कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ को समझने के लिए गाइस हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ, इस JVM का क्या आर्किटेक्चर है, JVM का आर्किटेक्चर क्या है, कि इंटरनली JVM कैसे काम कर रहा है एंड JVM का आर्किटेक्चर हमें समझना पड़ेगा, कैसे इंटरनल वर्किंग होती है, कौन कौन सी मेमोरी लोकेशंस है, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें जूम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं भाई।
आई थिंक ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कैसे आपका प्रोग्राम चलता है। इंटेलिजे पे कोड लिखो चाहे जिस पे कोड लिखो, यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है। बट अगर आप नोट पैड पर लिखते हो तो आपको खुद ये काम करना पड़ता है, अगर आप नोट पैड पर नहीं लिखते हो तो आईडी कर देता है, बट करता सेम काम है। तो चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को यहाँ से ले आओ एंड इस कंपोनेंट को हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं जेवीएम के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एंड कैसे काम होता है अलग अलग, वो सारा काम हम लोग देखते हैं। अब समझते हैं जेवीएम का आर्किटेक्चर। तो जेवीएम अभी भी आपको नहीं पता जेवीएम का फॉर्म क्या होता है, तो जावा वर्चुअल मशीन होता है एंड ये क्या करता है, ये हमारे जावा के एप्लीकेशन को रन करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मशीन है ये एंड इसको हम लोग वर्चुअल मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इसकी इंप्लीमेंटेशन देता है JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, सो अब इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहले समझते हैं जेवीएम के अंदर, अगर मैंने अपने ऊपर वाले जेवीएम को ही इस वाले ब्लू वाले जेवीएम को थोड़ा सा जूम कर दिया, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज अ क्लास लोडर। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारा क्लास लोडर है। ये आपकी क्लास को लोड करता है, इसको डिटेल में हम समझते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है दैट इज अ मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया, अब मेमोरी एरिया मीन्स ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारे मेमोरीज एलोकेट होते हैं। अब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मेमोरीज हैं, वो भाई अलग की बात है, बट हाँ बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मेमोरीज एलोकेट होंगी। एंड नेक्स्ट है दैट इज़ अ एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, सो द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज एग्जीक्यूशन इंजन, जो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन इंजन। और यही 3 कंपोनेंट को हमें अच्छे से डिटेल में समझना है, क्लास लोडर, मेमोरी एरिया एंड एग्जीक्यूशन इंजन। अब यहाँ पे आओ, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा रोल प्ले करेगा क्लास लोडर। क्लास लोडर क्या करेगा, क्लास लोडर ही एक सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने जो क्लास लिखी है यहाँ पे, ये वाली क्लास आपने कंपाइल कर दिया और इसके बाद वाइट कोड बन गया, तो अब सबसे पहला जो रोल आएगा वो क्लास लोडर का ही आएगा यहाँ पे, कि भैया क्लास लोडर का काम है कि हमारे इस क्लास फाइल को उठा के, इस वाले क्लास फाइल को या इस वाले बाइट कोड को उठा के मेमोरी में लोड करना। दैट मीन्स सपोज मेरे घर में आओ तो सबसे गेट पे हमारा जो चौकीदार मिलेगा वो यही क्लास लोडर होगा एंड क्लास लोडर ही क्या करेगा, बाइट कोड को उठा के मेमोरी में लोड करेगा। अब इसके इंटरनल प्रोसेस समझते हैं कि अंदर एक्चुअली क्या क्या हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्लास लोडर को बना देते हैं सिंपली, ये सपोज आपका क्लास लोडर है, इसको बना देते हैं दूसरे कलर से, यस, एंड इसको कर देते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा क्लास लोडर है। अब क्लास लोडर के बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं, इन फीचर्स को हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास लोडर, सबसे पहली चीज़ ऑब्वियस बात है, यहाँ पे हमारा बाइट कोड है एंड इस बाइट कोड को यहाँ से यहाँ पे लेके आएगा, मतलब आपके रैम में मेमोरी में लोड करेगा। बट ये चीज़ तो समझ गए कि डॉट क्लास फाइल को ये मेमोरी में लोड करेगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास लोडर भी 3 तरीके के हैं, अलग अलग क्लास लोडर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, क्योंकि भाई देखो एक ही क्लास, अगर एक ही क्लास लोडर होगा अलग अलग चीज़ों को लोड करेगा तो वो मतलब कह सकते हो कि इतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसीलिए अलग अलग चीज़ों को लोड करने के लिए अलग अलग क्लास लोडर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास लोडर है जिसका नाम है, पहला क्लास लोडर है बूट स्ट्रैप क्लास लोडर। अब ये क्या करता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग कोर जावा क्लासेस। ठीक है, कोर लाइब्रेरीज, रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग कोर लाइब्रेरीज या कोर जावा क्लासेस। अब इंपॉर्टेंट है कोर जावा क्लासेस में क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, इसको समझते हैं हम लोग। अगर आप जावा 8 से पहले की बात करें तो हमारे पास होती थी RT डॉट, या जावा 8 तक भी हमारे पास एक होती थी RT.jar फाइल होती थी। इसके अंदर ये बेसिकली हमारी कोर लाइब्रेरी होती थी एंड इस कोर लाइब्रेरी को ये लोड करता था बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ये कोर जावा की लाइब्रेरी थी मेन। बट जैसे हम जावा 9 का अपडेट आया, 9 से के बाद लेटेस्ट वर्जन में जो अपडेट्स हैं उनमें ये लाइब्रेरी हटा दी गई और यहाँ पे एक सिस्टम ला दिया गया, दैट सिस्टम इज़ नोन एज अ मॉड्यूल सिस्टम जावा का मॉड्यूल सिस्टम। अब लाइब्रेरीज को डिवाइड करके मॉड्यूल सिस्टम में बना दिया गया। दैट मीन्स जो जार फाइल की लाइब्रेरी थी उसको हटा दी गई और हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल आ गया, दैट इज़ अ जावा डॉट बेस मॉड्यूल फॉर कोर लाइब्रेरीज, जावा डॉट बेस मॉड्यूल ये आ गया। तो अब कहने का मतलब होता है कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है ये हमारे इंपॉर्टेंट कोर जावा क्लासेस को लोड करेगा एंड जो कि है जावा डॉट बेस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, सो इट हैज़ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड इम्प्लीमेंट द नेटिव कोड। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो बूटस्ट्रैप क्लास है इसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एंड इम्प्लीमेंटेड इन नेटिव कोड। तो ये नेटिव कोड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको समझनी है और यही सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा। ठीक है, आई थिंक तो अब ये वाला क्लास लोडर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द कोर लाइब्रेरीज। अब हमारे पास इसी तरह और भी क्लास लोडर्स हैं। जैसे हमारे पास एक है प्लेटफॉर्म क्लास
लोडर, प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। अब पहले क्या होता था, बिफोर प्रीवियस वर्जन्स जावा 9 से पहले इसी क्लास लोडर या क्लास लोडर को हम बोलते थे एक्सटेंशन क्लास लोडर। ठीक है, मतलब नया वाला अब आ गया, नए वर्जन के अंदर नया आ गया, तो पहले इसको बोलते थे हम लोग एक्सटेंशन क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर। ठीक है, मतलब ये उसका नया वर्जन है, बेसिकली प्लेटफॉर्म क्लास लोडर इसकी जगह पे आ गया। और ये क्या करता है, it was introduced in 9 to replace extension class loader responsible for loading platform specific modules। तो ये क्या करेगा, ये लोड करेगा, लोड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉड्यूल, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए है ये वाला। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास java.sql है, ठीक है, हमारे पास java.desktop है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को लोड करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म क्लास लोडर है। ठीक है, तो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए प्लेटफॉर्म लोडर क्या करेगा, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारा लोडर इन क्लासेस को लोड कर लेगा बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म। देन सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड जो क्लास लोडर है दैट इज अ सिस्टम क्लास लोडर, या इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन क्लास लोडर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो प्लेटफॉर्म क्लास लोडर है ये इट कैन ऑल्सो लोड द क्लासेस फ्रॉम live.ext फोल्डर। आपके प्रोजेक्ट के अंदर live.ext फोल्डर के अंदर से क्लासेस को लोड करता है, सो दैट बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी जावा की बनी रहे, क्योंकि हमारे पुराने वर्जन्स में lib/axt के अंदर बहुत सारे जार फाइल्स हैं, तो उन प्लेटफॉर्म से बेसिकली क्लासेस को लोड कर देता। थर्ड जो हमारे पास है दैट इज अ एप्लीकेशन क्लास लोडर, तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे एप्लीकेशन के क्लास पाथ से क्लासेस को लोड करता है। ठीक है, लोड द क्लासेस फ्रॉम एप्लीकेशन क्लास पाथ, लोड्स द क्लासेस फ्रॉम एप्लीकेशन क्लास पाथ या फिर मॉड्यूल पाथ, क्योंकि अब हम लेटेस्ट वर्जन की बात भी कर रहे हैं तो इसलिए मॉड्यूल पाथ। तो ये तीन तरह के हम लोगों ने लोडर्स पढ़े। इन लोडर्स का अपना अपना काम है, और ये आएंगे भाई अपने अपने काम को करेंगे और अपना अपना काम करके चले जाएंगे, सीधी सी बात। जितने भी सिस्टम रिलेटेड जितने लाइब्रेरीज हैं ये लोड कर देगा, प्लेटफॉर्म रिलेटेड लाइब्रेरीज ये लोड कर देगा, और एप्लीकेशन रिलेटेड लाइब्रेरीज ये लोड कर देगा। तो आई थिंक क्लास लोडर के बारे में समझ गए हम लोग, क्या बेसिकली अलग अलग क्लास लोडर्स हैं और वो क्लास लोडर्स अपना काम कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात समझिएगा, एक दो तीन चार चीज़ें और भी हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चीज़ों को लिंक करना है, तो अब इसका भी काम यहाँ पे होगा। लिंकिंग मीन्स हमें क्या करना है, आफ्टर द क्लास लोडर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेस और चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिंकिंग का प्रोसेस है, ठीक है, लिंकिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब लिंकिंग प्रोसेस क्या करेगा उसको भी हम लोग समझते हैं अच्छे से। लिंकिंग के बाद हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनिशियलाइजेशन, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो अब देखो लिंकिंग में भी तीन चार चीज़ें हैं। अब क्या है इसको समझते हैं हम लोग। लिंकिंग इज बेसिकली होता क्या, लिंकिंग में हम क्या करते हैं, कंबाइंस द लोडेड क्लास इनटू JVM रन टाइम। तो इसमें हम कंबाइन करते हैं, इसमें इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ओके सो लेट्स इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यस, क्योंकि ये अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। लिंकिंग में सबसे पहली चीज़ होगी दैट इज़ अ वेरिफिकेशन। एक बार क्लास लोड हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे किसको, बाइट कोड को, उस क्लास को वेरीफाई करेंगे। इंस्टॉलेशन इधर कर दो, यस, वी विल एक्चुअली वेरीफाई। सबसे पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे कि बाइट कोड जो लोड हुआ है वो JVM के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। अगर स्पेसिफिकेशन नहीं फॉलो करता तो हमें एरर देना है। अदरवाइज होगा क्या कि हो सकता है कि अगर स्पेसिफिकेशन को नहीं फॉलो करता है तो हो सकता है कोई गलत बाइट कोड तो नहीं आ गया या वायरस वगैरह तो नहीं आ गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक हो जाएगी। वेरिफिकेशन, बाइट कोड वेरीफायर जो होगा वो वेरीफाई करेगा आपके बाइट कोड को। जो बाइट कोड यहाँ लोड हुआ है, ये वाला बाइट कोड जो लोड हुआ है, इसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ये भी वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो एक वैलिड कंपाइलर से कंपाइल हुआ बाइट कोड है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ नहीं फॉलो होंगी तो बाइट कोड उसको एरर दे देगा, बेसिकली आगे प्रोसीड नहीं होगा एंड बाइट कोड वेरिफिकेशन एरर आ जाएगी यहाँ पे। एक बार बाइट कोड वेरीफाई हो चुका, देन उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिपरेशन या बेसिकली हमारे कोड का प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन मतलब क्या होगा, देखिए प्रिपरेशन में क्या होगा कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनकी मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा। मेमोरी एलोकेट होंगे, एग्जैक्टली एलोकेट्स द मेमोरी फॉर द स्टैटिक वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइजेस टू डिफॉल्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होंगी और उनको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू से। उसके बाद थर्ड चीज़
लिंकिंग में क्या होगी, इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा। अब इनिशियलाइजेशन में क्या है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजेशन तो इसके बाद है, इससे पहले एक स्टेप और बच जाता है हमारे पास, दैट इज़ अ रेजोल्यूशन। हम यहाँ पे रेजोल्यूशन करेंगे। किस चीज़ का रेजोल्यूशन होगा, देखते जाइए। रिजॉल्व द सिंबॉलिक रेफरेंस टू द डायरेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे जो सिंबॉलिक रेफरेंस आपने यूज़ किए होंगे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा डायरेक्ट रेफरेंस से, रेजोल्यूशन। तो जो भी आपने कोई भी सिंबॉलिक रेफरेंस यूज़ किया होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे डायरेक्ट रेफरेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल यूज़ किया, वेरिएबल के अंदर कोई रेफरेंस डाला है तो वो वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद हमारा होगा इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा। मतलब पहले क्लास लोड हो गई, लिंकिंग में ही वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड रेजोल्यूशन, एंड देन इनिशियलाइजेशन में जो स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे वो बेसिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। आपका काम हो जाएगा भाई क्लास लोड हो रहा है तो स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर जो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कोड होगा, स्टैटिक ब्लॉक्स वगैरह वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और स्टैटिक जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है क्लास का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतना पोर्शन अभी क्या हुआ, इतने पोर्शन से हमारा क्लास लोडर, दैट मीन्स क्लास लोडर वाला पोर्शन अभी कंप्लीट हुआ है। क्लास लोड हुई है एंड क्लास रेडी है। रेडी होने के बाद हम इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से में। इसके दूसरे हिस्से में दूसरा हिस्सा है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें तो यस वी हैव अ सेकंड पार्ट इज अ मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया भी एक इंपॉर्टेंट एरिया होती है, क्योंकि अब जो क्लास लोड हुई है उसके अंदर जो अपने वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो या जो आप मेथड कॉल कर रहे हो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे स्टोर होंगी। तो वो चीज़ हम लोग समझते हैं। यहाँ तक हमारा क्लास मेमोरी में पहुँच चुका है और क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स वगैरह हैं वो इनिशियलाइज होगा। बट साथ ही साथ में मेमोरी एरिया को हम लोग समझते हैं। तो मेमोरी एरिया में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको समझते हैं। अब मेमोरी एरिया मतलब मेमोरी से रिलेटेड है कि इसके अंदर जो डेटा एक्चुअली एलोकेट होगा वो कौन सी मेमोरी यूज़ कर रहा होगा, कहाँ यूज़ कर रहा होगा। तो जेवीएम क्या करता है, मेमोरी को डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। उन पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले मेमोरी जो जेवीएम एलोकेट करेगा दैट इज उसको बोलेंगे क्लास एरिया या फिर मैथड एरिया। दिस इज अ क्लास एरिया या फिर मैथड एरिया। अब इसका भी पैटर्न चेंज हुआ है नए जावा के वर्जन्स में। जावा 8 से इसका पैटर्न चेंज हो गया एंड जावा 8 से पहले ये इसका पैटर्न एक्चुअली दूसरा था। मतलब ये दूसरे तरीके से काम करता था, और जावा 8 या 8 के जितने भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये दूसरे तरीके से काम करता है। इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। जावा 8 से पहले ये जो मेमोरी होती थी वो एक्चुअली यूज़ करते थी परमानेंट जनरेशन, ठीक है। एंड इट वॉज पार्ट ऑफ अ हीप। ये पहले हीप का ही पार्ट होता था। लेकिन इसमें क्या होता था कि ये जो एरिया होती थी, इस एरिया को ना तो एक्सटेंड बढ़ा सकते थे, ना श्रिंक कर सकते थे, ना ग्रो कर सकते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे एरर आने के या मेमोरी आउट ऑफ एरर आने के। तो इसको इंप्रूव करके जावा 8 में बना दिया गया। एक्चुअली मेथड एरिया की इंप्लीमेंटेशन दे दी गई, और उस इंप्लीमेंटेशन को बोलते हैं यहाँ पे मेटा स्पेस। इसको बोलते हैं मेटा स्पेस। अब मेटा स्पेस जब बनता है तो इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, इस मेटा स्पेस के अंदर आती हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब जब मेटा स्पेस क्रिएट होता है, मेटा स्पेस के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मेटा डेटा आ जाता है, इसलिए इसका नाम है मेटा स्पेस। मेटा स्पेस इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। जब आप जेवीएम की स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो उसको हम लोग मेथड एरिया बोलते हैं, बट जब इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उस मेथड एरिया का नाम देते हैं मेटा स्पेस दे देते हैं। अब इसके अंदर मेटा, इसका नाम ही है मेटा स्पेस। तो इसके अंदर मेटा मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लास, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मेथड्स, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनोटेशंस जो आप क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो एक एक करके मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, आप उस चीज़ को समझिएगा क्या क्या आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास मेटा डेटा, क्लास का मेटा डेटा में क्या आ जाता है, क्लास का नाम, क्लास की फील्ड्स, कॉन्स्टेंट्स क्लास के अंदर जो आपने लिए हैं, ठीक है। यस, उसके बाद मैथड का मेटा डेटा, ठीक है। मैथड मेटा डेटा में मतलब क्या आ गया भाई, मेथड में स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड। तो ये क्या करता है, ये मेटा डेटा के साथ साथ स्टैटिक मेथड के बाइट कोड को भी स्टोर कर लेता है, ठीक है। स्टैटिक मेथड्स के इट स्टोर्स द बाइट कोड फॉर द स्टैटिक मेथड्स एंड एज वेल एज द इंस्टेंस मेथड्स। ये दोनों के बाइट कोड को यहाँ पे स्टोर कर लेता है। साथ ही साथ में मेथड के नाम, मेथड का सिग्नेचर, मेथड के एक्सेस मॉडिफायर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर लेता है, ठीक है। यस, अब जब यहाँ पे मेथड्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मेथड का बाइट कोड भी आ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेथड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जब जावा 8 से पहले जब
यहाँ पे परम जेन यूज़ होता था, तो स्टैटिक वेरिएबल्स को भी यहीं पे स्टोर किया जाता था, स्टैटिक वेरिएबल्स को भी यहीं पे स्टोर किया जाता था। बट जावा 8 में जब नए चेंजेस हुए, जावा 8 में जब नई चीज़ें डाली गई, कुछ चेंजेस किए गए, तो या मेटा स्पेस की जब इम्प्लीमेंटेशन की गई, तो स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं आते हैं। अब ये चीज़ आपको समझना है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इससे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ आते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स को समझते हैं थोड़ी देर में। पहले इसमें हम लोग थोड़ी और भी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास के ऊपर जो एनोटेशंस यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ लिख सकते हैं एनोटेशन मेटा डेटा, एनोटेशन मेटा डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। क्लास लोडर मेटा डेटा, ठीक है, क्लास लोडर जो क्लास लोड कर रहा है उसके बारे में, उसकी मेटा डेटा आ जाएगा। क्लास लोडर मेटा डेटा आ जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये मेटा डेटा को स्टोर कर रहा होगा, एंड बाइट कोड को भी, ये मेथड्स के बाइट कोड को भी ये वाली एरिया स्टोर कर रही है। अब इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा मेथड के साथ साथ कंस्ट्रक्टर के बाइट कोड को भी ये स्टोर कर रहा है, आई थिंक। यस, इन्फॉर्मेशन अबाउट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट सच एज मेथड, फील्ड एंड कंस्ट्रक्टर। हाँ यस, इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेटा डेटा स्टोर करता है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स कोई है तो उसका भी मेटा डेटा स्टोर करेगा। तो ये मेटा डेटा स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट सच एज मेथड्स के बारे में, मेथड्स का मेटा डेटा, फील्ड का मेटा डेटा, कंस्ट्रक्टर का मेटा डेटा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक्चुअली अगर स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ नहीं आते हैं तो जाते कहाँ भाई, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे पास एक दूसरा एरिया होता है जिसको बोलते हैं हीप एरिया, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे। दिस इज अ हीप एरिया, दिस इज एक्चुअली हीप एरिया, और इसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स जितने बनते हैं वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितने इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब क्लास लोड होती है, जब भी क्लास लोड होगी, सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई थी फर्स्ट डॉट जावा या abc डॉट जावा, जब आपने इसको कंपाइल किया तो ये क्लास बन गई abc। तो abc क्लास जब लोड हुई, तो लोडिंग टाइम पे जब क्लास लोड होती है मेमोरी में, तो उस समय क्या होता है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वाली क्लास को, ठीक है। तो बेसिकली हमारे इस वाली क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो क्लास थी ना, कौन सी क्लास, ये abc क्लास, यस, सेंड बैक, यस abc क्लास थी। इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, या किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वी हैव वन क्लास दैट इज अ क्लास। हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम ही क्लास है। तो किसी भी क्लास की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है। तो जब ये कोई भी क्लास लोड होती है, तो उस क्लास की इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस क्लास को यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये क्लास लोड हुई, तो JVM ने क्या किया, या यहाँ पे क्या हुआ कि इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्लास थी, क्लास टाइप ये जावा डॉट लाइन के अंदर होती है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा क्रिएट किया गया। इस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट है, और ये ऑब्जेक्ट हमारे abc क्लास का नहीं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये क्लास हमारे इस क्लास टाइप का है, ये बेसिकली इस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये स्टोर कर रहा है इसके सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो abc जो आपकी क्लास है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन तो ये क्लास स्टोर कर रहा है, ये वाली क्लास। बट ये है किस टाइप की, ये है इस क्लास टाइप का। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, यस, अगर आप यहाँ आ जाओ और अपने टर्मिनल पे यहाँ पे लिखो जावा डॉट लैंग डॉट क्लास, तो आप देखोगे यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लास, जो कि जावा डॉट लैंग के अंदर है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, कंपाइल्ड फ्रॉम क्लास डॉट जावा। तो ये जावा क्लास डॉट जावा से कंपाइल किया गया, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली अब ये होता क्या है कि अब इस क्लास के पास या इस ऑब्जेक्ट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है। आपके स्टैटिक वेरिएबल्स भी इसी के अंदर हैं, सारे वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, एंड बाकी जो क्लास की इन्फॉर्मेशन है वो सब इसी के पास है। और होता क्या है कि ये, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही है, तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया जाएगा आपके हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है, हीप मेमोरी के अंदर, यहाँ पे। और इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स एक्चुअली कहाँ पे होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे हीप मेमोरी के अंदर होते हैं, जावा आई थिंक लेटेस्ट वर्जन में जावा 9 के बाद, ठीक है, जावा 8 आई थिंक 8 के बाद, 8 से पहले सारा स्टैटिक वेरिएबल्स मेथड एरिया, क्लास एरिया में जाते थे, ठीक है। सो आई थिंक इतना आप समझे। एंड यस, अब आप कहोगे कि अगेन फिर से कहोगे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप रिप्रेजेंटिंग ऑफ टाइप abc। तो ये इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टैट के वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे एंड ये सारा काम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन टाइम पे हो जाएगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहीं पे जैसे क्लास लोड हो रही होगी एंड वो इस जो क्लास आप लोड कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होगे, साथ साथ में स्टैटिक वेरिएबल्स होगा स्टोर हो रहेंगे और वो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही है भाई, उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट ही है तो वो आपके हीप मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगा, सिंपल। यस लेकिन मेथड का जो बाइट जो मेथड्स के बाइट कोड होते हैं, जैसे आपने जो मेथड लिखे होंगे आपने abc.java के अंदर जितने मेथड लिखे होंगे चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक, वो सारे मेथड्स आपके मेथड एरिया में स्टोर होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे हीप एरिया भी कवर कर लिया। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हीप के अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इट होल्ड्स द हीप, ऑब्वियसली बात है इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट्स एंड द इंस्टेंस वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितने इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो होते हैं। जैसे फ्यूचर में अगर आपने ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ABC क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आ जाएगा और ABC के अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यस बट रेफरेंस यहाँ नहीं स्टोर होता है इसका, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर नहीं होता उस स्टैक में, क्योंकि इसका रेफरेंस आप किसी लोकल वेरिएबल में असाइन करते हो तो वो लोकल वेरिएबल स्टैक में स्टोर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे ऑब्वियसली बात ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे हीप मेमोरी अंदर आते हैं और हमारा जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो हीप मेमोरी को यहाँ पे क्लीन करता रहता है। जैसे आपने आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसका रेफरेंस आपने कहीं रखा नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं रखा है, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, वो सोचेगा भाई ये तो लापरवाह ऑब्जेक्ट है या कह सकते हो ये तो लावारिस ऑब्जेक्ट है। अब लावारिस ऑब्जेक्ट है तो वो गार्बेज कलेक्टर इसको क्लीन कर देगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को क्लीन करते जाते हैं और मेमोरी यूसेज की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती जाती है। समझ गए मेरी बात? यस नाउ और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले हीप एरिया को भी JVM 3 हिस्सों में डिवाइड करता है और उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे कभी पूछा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस मेमोरी एरिया को भी वो यंग जनरेशन में डिवाइड कर देता है। यंग जनरेशन मतलब जो नए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस एरिया के अंदर आता है। अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारा हीप एरिया का ही पार्ट है। तो यंग जनरेशन के अंदर सारे यंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं और यंग ऑब्जेक्ट्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको भी हम, एक होता है इडन एंड एक सर्वाइवर स्पेसेस, ठीक है। तो ऐसे करके मेमोरी को मैनेज करने के लिए ये सारा काम करता है। तो एक सर्वाइवर स्पेस भी होता है, ठीक है। फिर जो दूसरा होता है वो ओल्ड जनरेशन होता है। ओल्ड जनरेशन मतलब जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हो गए होते हैं या जो लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ओल्ड जनरेशन होता है। तो ऐसे करके एक्चुअली इस वाले एरिया को भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है सो दैट आप मेमोरी को और अच्छे से एंड प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है इस मेमोरी को, तो मैंने बता दिया गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जावा स्टैक, ठीक है। ये जो स्टैक मेमोरी होती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे मैथड्स कॉल के लिए जो स्टैक एलोकेट होती है वो इसी मेमोरी के अंदर एलोकेट होती है। मैथड्स कॉल के लिए स्टैक मेरा मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए अच्छे से, ठीक है। इस बात को आप अच्छे समझिए। अब स्टैक, इसका नाम ही स्टैक है, दैट मीन्स स्टैक से रिलेटेड कुछ है। तो होता क्या है, जब आप किसी थ्रेड को चलाते हो, मैथड कॉल बोलना सही नहीं है क्योंकि ये थ्रेड के लिए होता है। तो स्टैक एरिया में क्या है कि आपका जितना भी एग्जीक्यूशन है वो थ्रेड कर रहा होता है, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूशन होगा वो थ्रेड कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे स्टैक्स बनेंगे। अब स्टैक मतलब क्या है, इस बात को आप समझो अच्छे से। यहाँ पे क्या है, इट होल्ड्स, दिस एरिया एक्चुअली होल्ड्स मैथड इन्फॉर्मेशन फॉर ईच थ्रेड। हर एक थ्रेड के लिए यहाँ पे स्टैक बनाई जाएगी। यस हर एक थ्रेड के लिए यहाँ पे स्टैक बनाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेन थ्रेड है या मान लो थ्रेड 1 है, तो यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट होगी। यस दिस स्टैक, ये स्टैक है। ये स्टैक सपोज बनाई गई थ्रेड T1 के लिए, ठीक है। ये स्टैक बनाई गई T1 थ्रेड के लिए, T1 के लिए। अब T1 इसे यूज़ कर रहा होगा। ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन स्टैक। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक थ्रेड आपने और चला दिया थ्रेड T2, तो यहाँ पे एक स्टैक और बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैक और बन जाएगी T2 थ्रेड के लिए। कहने का सिंपल मतलब होता है कि हर थ्रेड के लिए एक स्टैक होगी। अब इसके अंदर क्या होंगे, फ्रेम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। फ्रेम्स अब इस स्टैक के अंदर बेसिकली क्रिएटेड पर मेथड कॉल। अब इसके अंदर फ्रेम क्रिएट होंगे हर एक मेथड कॉल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल T1 ने किसी एक मेथड को कॉल किया तो एक फ्रेम क्रिएट हुआ और इसके अंदर इंसर्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसको हम पतला करते हैं। यस तो एक फ्रेम क्रिएट हुआ और यहाँ पे इंसर्ट हो गया। फिर उसके अंदर से दूसरा मेथड कॉल हुआ तो यहाँ पे फ्रेम इंसर्ट हो गया। ऐसा करके होता रहेगा। जो मेथड फिनिश होते जाते हैं वो यहाँ से हटते जाएंगे। तो ऐसे काम होता है। और हर एक ऑब्वियस बात है कि जब स्टैक क्रिएट होगी तो मेथड स्पेसिफिक जितने वेरिएबल होंगे वो सारे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। यस मेथड स्पेसिफिक, क्योंकि भाई मेथड कॉल हो रहा है ना, तो थ्रेड मेथड को कॉल कर रहा है तो मेथड स्पेसिफिक वेरिएबल्स को स्टोर करता जाएगा। तो जितने लोकल वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर वाले वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल्स हैं, मेथड स्पेसिफिक, वो सारे स्टैक के अंदर स्टोर होते जाएंगे और हमारा काम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हो जाता है।
फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर इमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन, उसका भी एक्चुअली यहाँ पे जैसे आप कोई 3+5 कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है वो भी इस स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता रहता है, इसलिए स्टैक मेमोरी यूज होती है सो दैट आप जो मेथड्स कॉल कर रहे हो, थ्रेड्स या जो थ्रेड्स कॉल हो रहे हैं, थ्रेड्स मेथड कॉल कर रहे हैं, उन थ्रेड के लिए स्टैक क्रिएट हो चुके हैं, स्टैक के अंदर जो फ्रेम्स आ रहे हैं एंड स्टैक के अंदर जो मेथड कॉल हो रहे हैं उनका जो मेमोरी है वो लोकली मैनेज हो सके, उसके लिए ये स्टैक एरिया होती है। यस, अब और भी एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पीसी रजिस्टर है, ठीक है, एक एरिया, द वन एन इम्पॉर्टेंट वन इज़ एक्चुअली पीसी रजिस्टर। ये पीसी रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा, अगर देखा जाए तो पीसी रजिस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न भी है क्योंकि पीसी रजिस्टर में क्या होता है कि इसके अंदर ये क्या करता है, ये कीप्स ट्रैक फॉर करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस और नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन पीसी काउंटर रजिस्टर, पीसी रजिस्टर होता है। अब उसमें क्या है कि वो क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती रहती है, ठीक है। तो इसका नाम है पीसी एरिया, पीसी रजिस्टर एरिया या पीसी काउंटर एरिया, प्रोग्राम काउंटर एरिया, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एरिया। अब इसके अंदर जो मेथड भी एग्जीक्यूट होगा उस करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस आएंगे एंड नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट कौन सा एग्जीक्यूट किया जाएगा वो सारी इंफॉर्मेशंस इस पीसी रजिस्टर के पास होगी। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन चल रहा है, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन होने वाला है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगी, इस मेमोरी के अंदर रहेगी। इसी तरह हमारे पास एक नेटिव मेथड एरिया, नेटिव मेथड स्टैक होती है, उसके अंदर जो ऐसे मेथड्स जो जावा में नहीं लिखे होते हैं उनको स्टोर करने के लिए ये वाली एरिया होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। नेटिव मेथड स्टैक, ये स्टैक बेसिकली उनके लिए होती है, ऐसे मेथड्स जो जावा में नहीं लिखे होते हैं, वो सी में लिखे होंगे या C++ में लिखे होंगे, नॉन जावा मेथड्स के लिए होते हैं। एंड यस, इसके लिए ये वाली मेमोरी यूज़ होगी। सो मेमोरी एरिया में यही आई थिंक 5 मेमोरीज होती हैं जो JVM यूज़ करता है। मेथड एरिया को क्लास एरिया भी बोलते हैं। ये हमारी स्टैक एरिया जिसके अंदर लोकल वेरिएबल्स एंड स्टैक्स बनती हैं। मेथड एरिया के अंदर हमारे बेसिकली मैंने बता दिया क्लास मेथड, मेथड मेथड, एनोटेशन मेथड है, वो सब रहेगा। स्टैटिक वेरिएबल्स हीप में रहेंगे नए वर्जन्स में, पुराने वर्जन्स के अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल्स भी यहाँ पे रहते थे, पुराने वर्जन्स में मतलब जावा 8 से पहले। यस, तो ये पार्ट हो गया मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। इन दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड मेमोरी एलोकेशन। अब लास्ट पार्ट जो JVM को बचा दैट इज़ अ एग्जीक्यूशन इंजन, लास्ट पार्ट। तो थोड़ा सा मैं जूम करके देख लूँ, यस इतना हम लोगों ने कवर अप किया। अब नेक्स्ट पार्ट यस, ये जो है ये इसमें हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूशन इंजन, एंड इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो हम लोग समझते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन, तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा एग्जीक्यूशन इंजन है। अब एग्जीक्यूशन इंजन ये बड़ा सा कंप्यूटर इंजन है, बड़ा सा इंजन है। बड़े से इंजन में, इंजन जैसे इसका नाम है कि ये कुछ चला वाला रहा होगा, तो ये क्या करता है आपके बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, बाइट कोड एग्जीक्यूट करता है। इट्स पर्पस टू एग्जीक्यूट द बाइट कोड लोडेड इनटू JVM। तो जो JVM के अंदर बाइट कोड लोडेड है उसे ये एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट बहुत सिंपली से ऐसा नहीं हो जाता कि हमने बोल दिया एग्जीक्यूट हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके कंपोनेंट्स है, जैसे हमारे पास इंटरप्रेटर है यहाँ पे, ठीक है, इंटरप्रेटर इज अ कंपोनेंट ऑफ इंजन, दिस इंजन। हमारे पास यहाँ पे इंटरप्रेटर भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या इंटरप्रेटर भी हमारे पास एक ये नॉर्मल इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर है। हमारे पास जिट होता है, जिट कंपाइलर इसी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह और इसी तरह जैसे ये हैं वैसे ही हमारे पास एक JNI होता है, ठीक है, जावा नेटिव इंटरफेस होता है, ठीक है। एंड इसी के अंदर एक और कंपोनेंट होता है दैट इज़ अ नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। तो ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब सबका काम समझ लेते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस वन एट अ टाइम। तो जो यहाँ से आया है आपका बाइट कोड, ये दिस इज अ बाइट कोड जो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें करते यहाँ पे आ गया, ये बाइट कोड इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन क्या करेगा, ये इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। और
मशीन कोड बेसिकली मशीन कोड में कन्वर्ट करता जाएगा, मशीन पे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, बट लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी, ये थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लूप चला रहे हो, लूप के अंदर सेम स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो हर बार सेम स्टेटमेंट कंपाइल होंगे, बेसिकली रन होंगे, मशीन कोड में चेंज होंगे लाइन बाय लाइन। या फिर आपने कोई मेथड कॉल कर रखा है, सेम मेथड कॉल कोड सेम है, बट बार बार वही मेथड कॉल हो रहा है, चेंज हो रहा है मशीन कोड में एंड देन हो रहा है। तो ये जो इंटरप्रेटर है दैट इज एक्चुअली स्लो, ये स्लो होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है। अब इस स्लो प्रोसेस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ गया जिट कंपाइलर। अब जिट क्या करता है, जिट का नाम ये है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन। फ्रीक्वेंटली यूज मतलब, ठीक है, पहली चीज़ तो ये स्पीड को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड इंक्रीज करने के लिए। अब करेगा क्या, ये देखेगा सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा हॉटस्पॉट, आपके पूरे बाइट कोड के अंदर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। बट पूरे बाइट कोड के अंदर देखा जाएगा कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं या कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार कन्वर्ट हो रहे मशीन कोड के अंदर अननेसेसरली, एक बार कन्वर्ट हो जाते और उन्हीं को बार बार चलाया जा सकता था, कोई भी चेंजेस नहीं है उस कोड के अंदर, उनको बार बार कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कोड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, दैट मीन्स कोड हॉटस्पॉट निकाला जाएगा। एंड हॉटस्पॉट मतलब उतना कोड एक बार जस्ट इन टाइम कंपाइल कर देगा एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, विदाउट कंपाइलिंग दैट हॉटस्पॉट कोड बार बार, ठीक है, बार बार उसको ना कंपाइल करके सेम कोड जो मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है, सेम बाइट कोड, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। सो इट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन बाय कैशिंग कंपाइल कोड। तो ये क्या करेगा, उतना पार्ट ऑफ कोड को कैश कर देगा, ठीक है, जो हॉटस्पॉट कोड था, मतलब जो बार बार सेम चल रहा था, तो बार बार कंपाइल ना करके उसको एक बार कंपाइल किया गया और उतने ही पार्ट को कैश कर दिया गया, सो दैट जब मशीन कोड के अंदर इंटरप्रेटर चेंज कर रहा है तो बाइट को जेटी का कर रहा है, उस कैश कोड को इसको दे दे रहा है इंटरप्रेटर को, तो उतना कोड कंपाइल नहीं करना पड़ रहा है। ये काम है, ठीक है, ये समझ गया। तो ये इन सब चीज़ को मिला करके काम होता है। उसके बाद हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर आपको पता ही है, गार्बेज कलेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, आपके गार्बेजेस को क्लीन करता है, ठीक है। तो मैनेज मेमोरी बाय रिक्लेमिंग अनयूज ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या करेगा, जीसी क्या करता है, जीसी इज मैनेज, ये मैनेज करता है मेमोरी को, मेमोरी बाय रिक्लेमिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जितने अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये बेसिकली रिमूव कर देता है एंड मेमोरी बच जाती है आपकी। अदरवाइज अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स अगर मेमोरी में रहेंगे तो या तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, और या तो अगर पड़े रहेंगे तो फिर मेमोरी भर जाएगी और उतना यूसेज तगड़ा नहीं हो पाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, थ्रेड्स इसके अंदर थ्रेड मैनेजर भी होता है जो मैनेज करता है थ्रेड एग्जीक्यूशन को, तो थ्रेड मैनेजर भी इसके अंदर होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये JNI का क्या काम करता है, ठीक है, JNI क्या करता है, इट अलाउ JVM टू कॉल नेटिव मैथड रिटन इन अदर कोड्स। तो अगर कोई कोड दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे C++ के अंदर लिखा गया नेटिव कोड, ठीक है, या नेटिव लाइब्रेरीज को कोई कोड यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली JNI के थ्रू वो कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो पर्पस ऑफ दिस JNI जावा नेटिव इंटरफेस टू इंटरेक्ट नेटिव कोड, ठीक है, इंटरेक्ट सो दैट जावा कैन इंटरेक्ट विद द नेटिव कोड्स। तो ये JNI का करता है, दूसरे लैंग्वेजेस में कोड अगर लिखे गए हैं C या C++ के अंदर, तो ये JNI हेल्प करेगा उसे एग्जीक्यूट करने के अंदर, जावा नेटिव इंटरफेस, समझ गए। अलाउ JVM टू कॉल मैथड रिटन इन अदर कोड्स। तो सपोज फॉर एग्जांपल कोई कोड लिखा है C के अंदर, तो JVM इस JNI का यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू कॉल दोस मैथड्स। यस, JNI की हेल्प से कोई ऑब्वियसली बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फीचर्स को यूज़ करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फीचर यूज़ करना है जो C में लिखा गया, तो वो सारा काम हम इस JNI के हेल्प से कर सकते हैं। और लाइब्रेरीज मतलब ऑब्वियसली बात, लाइब्रेरीज के अंदर जैसे नेटिव लाइब्रेरीज हैं .dll, ठीक है, .dll है, .so है, तो ये सारी लाइब्रेरीज हैं, ये यूज़ होती हैं बेसिकली, ठीक है, लाइब्रेरीज यूज्ड बाय नेटिव मेथड्स। तो ये जैसे नेटिव लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे रखी होती हैं बेसिकली, और JNI उसे यूज़ करता है टू इंटरेक्ट विद द लोअर, ये कह सकते हो कि हार्डवेयर लेवल थिंग्स को, या हार्डवेयर OS लेवल, OS स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ये सारा काम होता है हमारे इसका। तो ये सारा काम एक साथ चल रहा होता है और आपका काम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, इतनी सारी चीज़ साथ में चल रही हैं। थ्रेड मैनेजर मैनेज कर रहा होगा थ्रेड को भी, थ्रेड मैनेजर हो सकता है और भी कंपोनेंट्स हो, बट इतना इनफ है, इतना अगर आप कर लोगे तो इनफ है। तो सिंपली एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हमारे पास JVM, और आप जो देखते हो इतना ही प्रोसेस होता है,
आप इतना ही प्रोसेस देखते हो। इवन जब आप आईडीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये भी नहीं होता, आप डायरेक्टली बटन पे क्लिक करते हो आपका काम हो जाता है। बट जावा कोड आप लिखते हो, कंपाइल होता है बाइट कोड के अंदर जेवीएम रन कर देता है। बट जेवीएम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जेवीएम का क्लास लोडर जो होता है वो क्लास को लोड कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, रिजोल्व कर रहा होता है, एंड देन इनिशियलाइज कर रहा होता है। फाइल मेमोरीज ऐसे मैनेज होती हैं। मैथड एरिया होता है, मैथड एरिया को मेटा स्पेस भी बोलते हैं नए वर्जन्स के अंदर। पहले इसको बोलते थे परमानेंट जनरेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा एलोकेशन स्ट्रैटेजी इसकी अलग हो गई है। तो इसके अंदर क्लास का मेटा आ जाएगा, मैथड के बारे में चीज़ें आ जाएंगी, नोटेशन, मतलब बेसिकली बात सारा मेटा डेटा वगैरह आ जाएगा इसके अंदर। एंड हीप एरिया के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स वगैरह आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। स्टैक के अंदर जो थ्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे उनकी स्टैक्स होगी एंड फ्रेम्स एज पर मैथड कॉल वो इंसर्ट होते रहेंगे एंड हटते रहेंगे। पीसी रजिस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली करंटली एक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस को रख रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है उसे रख रहे होते हैं। नेटिव मैथड स्टैक, बेसिकली नेटिव मैथड अगर कोई कॉल होता है तो उस मेमोरी को यहाँ पे एलोकेट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को एक्सिक्यूट करता है। बेसिकली हमारे वाइट कोड को मशीन कोड में चेंज कर रहा होता है, बट उसको स्पीड अप करने के लिए हमारे पास जिट होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, सो दैट कुछ कोड को बार बार ना कंपाइल करना पड़े मशीन कोड के अंदर। हाँ, उस कोड को कैश किया जाता है और कैश करने के बाद वही कोड यूज़ कर लिया जाता है बार बार, सो दैट हमारे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाए। यस, एंड हॉटस्पॉटिंग भी यहाँ पे होती है जो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। मेमोरी मैनेजमेंट गार्बेज कलेक्टर करता है। ये एक प्रोग्राम है, सिंपली गार्बेज कलेक्टर चलता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, लेकिन हीप के अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट लावारिस है, उसको पॉइंट करने के लिए कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको गार्बेज कलेक्टर हटा देगा। ठीक है, टास्क थ्रेड मैनेजर मैनेज करेगा थ्रेड्स को। एंड जीएनआई की हेल्प से हम लोग नेटिव कोड एग्जीक्यूट करते हैं। नेटिव कोड इज बेसिकली द कोड दैट इज रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसको हम बोलते हैं नेटिव कोड, नेटिव कोड्स। एंड नेटिव लाइब्रेरीज बेसिकली नेटिव C++ में लिखी गई लाइब्रेरीज होती हैं जो नेटिव कोड्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये लाइब्रेरीज इंटरेक्ट करने के लिए होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फीचर्स को। इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलो भाई, ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट किस कॉन्सेप्ट में बताऊँ बनाओ वीडियो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।